हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि फोर्जिंग का काम करती है, जो स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है, जैसे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल के तौर के ऊपर मान के चलिए कि कोई न्यू जो पाइपलाइन बिछाने वाली कोई कंपनी है जो कि स्टील का जो काम है, जैसे पाइपलाइन, वो भी पेट्रोलियम सेक्टर के लिए, राइट। तो अब उसको जो कुछ पार्ट्स इस टाइप के होते हैं जो कि फोर्जिंग की वजह, जिनके ऊपर में हाई प्रेशर पड़ने वाला है। सो वो जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स को ये कंपनी जो है स्टील को पहले गर्म करके फिर उसको एक अलग सांचे में डाल के और फिर उसके ऊपर में असली सही तरीके से प्रिसीजन, मतलब सही तरीके से जिस तरीके से फिटिंग वो हो सके, वो पार्ट जो फैक्ट्री के अंदर में कौन से हिस्से में काम में आने वाला है पाइप के अंदर में, उस तरीके से कंपनी जो है उसको फोर्ज करती है, उसको बनाती है उस पार्ट को। सो मेनली स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर में जो है बेसिकली डील करती है। जैसे कंपनी की अगर हम लोग वेबसाइट के ऊपर में चेक कर पाएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। ये इस टाइप की जो 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 मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं स्टील के, उनको बनाती है फोर्ज करके। ध्यान रखना, कट करके नहीं बनाती, फोर्ज करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी अब ये करना क्या चाहती है। तो ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है ये कंपनी, जिसका आईपीओ है खुलने वाला 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में, और कंपनी ने 59 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 2000 का लॉट साइज है। तो यहाँ पे कंपनी लगभग इस आईपीओ के थ्रू 32 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से 28 करोड़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं। 4 करोड़ जो है कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर, जिनकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, प्रमोटर भी आप बोल सकते हैं उनको, वो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर में से कुछ कुछ अपने शेयर्स बेच रहे हैं। थोड़ा अपने बोल रहे हैं कि हम थोड़ा अमीर हो लें भाई, हैं, घर बार बना लें। अब काफ़ी दिन हो गए कंपनी के शेयर्स लेके बैठे हुए, अब फाइनली आईपीओ के थ्रू पैसा लेकर लोगों को, जनता को देते हैं पैसा, शेयर्स हम लोग पैसा लेते हैं। तो ये लोग प्रमोटर लोग हैं जो कुछ कुछ क्वांटिटी अपनी बेच रहे हैं, सारी नहीं बेच रहे, कुछ क्वांटिटी बेच रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर जो होल्ड करने वाले हैं, आईपीओ से पहले 100% होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में भी 72% के आसपास में होल्डिंग रह जाने वाली है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी को कुछ खास ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लग नहीं रही है, उसके पीछे भी बात करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंपनी जो है, कंपनी के पास में आज के दिन 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वैसे, जिनके थ्रू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में ही स्टेब्लिश्ड हैं आज के दिन। अब यहाँ पर देखने वाली और बात है कि कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, क्योंकि प्रमोटर्स लोग हैं, क्यों लेके आना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर में, क्यों पैसे लेना चाह रहे हैं जनता से, रीज़न क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको जो और जो एक्सपेंशन करना है, जो खोपोली जो प्लांट है इनका, जो इनके द्वारा ओन्ड है बेसिकली, सो तो वहाँ के ऊपर कंपनी को और मशीनरी वगैरह लगाना है, तो सो प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपनी को और बढ़ाना है। दैट इज़ देयर मेन रिक्वायरमेंट इस आईपीओ को लेके आने के पीछे, और मुझे नहीं लगता कि इनको ज़रूरत है उस चीज़ की। रीज़न की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी को आरएचपी जो जो कंपनी के पास में है, आरएचपी में कंपनी ने क्या क्या डिटेल्स दी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो ये वो प्रमोटर लोग हैं जो बेच रहे हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट तो ये इनकी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की इस टाइप से है, और मेन जो करता धरता है, जिनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है, उनका नाम है अलिया सागर रोशन हरारवाला। अगर मैं नाम गलत पढ़ पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। सो ये मेन करता धरता है इस कंपनी के, इन्हीं के पास में ज़्यादा कंट्रोल इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में कुछ खास जो केसेस हैं वो नहीं है यहाँ पर। इन टैक्स से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जिनके ऊपर में कंपनी का जो हाईएस्ट नुकसान है वो लगभग 33 लाख रुपए तक का हो सकता है। 33 लाख रुपए तक का, करोड़ नहीं। कंटिजेंट लाइबिलिटी के नाम पे कंपनी के पास में कुछ कॉर्पोरेट गारंटीज जो कंपनी ने दे रखी हैं, जो उनकी वजह से कंटिजेंट लाइबिलिटी हो सकती है, जो कि चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। साथ में ही कंपनी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी नाम यूज़ कर रही है अपने कुछ काफ़ी सारी जो ट्रेडिंग फर्म है, वो जो नाम यूज़ कर रही है वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं कंपनी द्वारा ओन्ड है, सिर्फ इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी की फैक्ट्रीज हैं, लैंड्स जो भी ज़मीन वगैरह सब कुछ है, दैट इज़ इन द नेम ऑफ द कंपनी। सो कंपनी द्वारा ओन्ड है, फ्री होल्ड लैंड है। ये जो फैक्ट्री प्रीमाइस है, जो कि ये वाला पर्टिकुलरली, ये सिर्फ लीज पर है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर, 90 साल के लीज के ऊपर में, जिसको हम लोग अच्छी खासी वैल्यू मानते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लीज पर 100 साल की लीज को जिसको मानते हैं तो यूजुअली वो एक काइंड ऑफ ओनिंग जैसा ही हो जाता है कि आप उसको ऑन ही कर रहे हो। नेक्स्ट, कंपनी का आज के दिन जो मेनली रेवेन्यू जो आ रहा है वो इन इंडस्ट्रीज से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनसे आ रहा है, कि पेट्रोलियम केमिकल सेक्टर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं
30% वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, फिर 22% जो है ओवरसीज़ कस्टमर्स, जो बाहर के कस्टमर्स हैं, इंडिया की एक्सपोर्ट कंपनी कर रही है 22% के आसपास में। सो दैट इज़ गुड। पिछले साल था 18-19%, इस बार 22%, तो कि इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से। नेक्स्ट कंपनी की जो आज के दिन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 40% के ऊपर में चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर देखने को बोल रहा था कि कंपनी बोल रही है हमें एक्सपेंशन करना है। तो कंपनी जो एक्सपेंशन करना चाहती है, यूजुअली जो आज के दिन जिस प्रोडक्ट्स के अंदर में कंपनी काम कर रही है, वहाँ उन प्रोडक्ट्स के लिए तो कंपनी के पास में अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पड़ी हुई है, एक्सपेंशन की ज़रूरत है नहीं। बट अगर कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है दूसरे सेक्टर्स के अंदर में, तो फिर उसके लिए मशीनरी लगा सकती है। बट प्रेजेंट जिनमें बिजनेस चल रहा है वहाँ पर तो दिख नहीं रही, क्योंकि 40% पे ही आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे काम करें, इसका मतलब आपके पास 60% की भी कैपेसिटी और बढ़ाने की तक की आपके पास में मशीनरी पड़ी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर में भी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर और चीज़ों की बात करते हैं। साथ में ही कंपनी को कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ में, जिससे किस तरीके से वैल्यू मिल सकती है इस कंपनी को। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है और कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर 81 करोड़ रुपीस कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं। अब उनमें से 22 करोड़ रुपया है वो तो इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी जो भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का पैसा है। दैट मीन्स 25% के आसपास में जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी उधारी का ही पैसा है। अब वो पैसा लगा हुआ कहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन पैसा लगा हुआ है वो 38 करोड़ तो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे तो पिछले साल कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो मतलब इक्विटी कैपिटल थी वो 15 करोड़ की थी, इस बार 23 करोड़ की हो चुकी है लगभग। तो 15 करोड़ से 23 करोड़, दैट इज 7.5-8 करोड़ रुपए का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है हिसाब से। तो ये जो इंक्रीज कंपनी ने दिखाया है कि ये पैसा कहाँ पर है, तो कैश में तो दिखाया हुआ नहीं है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पिछले साल के मुकाबले कम है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर लोगों ने पैसे तो नहीं डाले हैं, बट यहाँ पे एलएलपी से इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन किया है अपने रिजर्व्स को। तो इसी के साथ में कंपनी ने यहाँ पे शेयर कैपिटल ज़्यादा ही बढ़ गए, जिसको कहाँ पे मैचिंग की है। मतलब बैलेंस शीट हमेशा मैचिंग होती है, मतलब कि यहाँ से पैसा डला है तो वहाँ कहाँ लगा है, तो यहाँ पर मैचिंग की, यहाँ पर हमने डाला है तो वहाँ पे कहाँ लगाया है पैसा। तो यहाँ पर कंपनी ने दिखाया कि हमने जो पैसा लगाया है एक्स्ट्रा वो इन्वेंट्री के अंदर में डाला है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री वाला जो खेल है वो खेल अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ की भी लग रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो जो इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं, उन्होंने अपनी कार्यवाही दिखाई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं कोई वो नहीं लगा रहा हूँ कि लांछन की नहीं तुमने किया है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फील हो रहा है। फील तो हो ही सकता है किसी को कुछ भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि और पैसा कहाँ लगा हो, इसकी आगे बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा जो है ठीक ठाक है, पिछले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से नॉर्मल चल रहा है, दैट इज़ फाइन। इसके साथ में देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़ा पैसा भी इसमें भी लगा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के पास में पैसा कंपनी का पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में, जो कंपनी का फ्यूचर के अंदर में जो है काम आ जाएगा, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का इस बार बोल रही है कि आपको एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी को यहाँ पे अगले साल तक ये बढ़ जाएगा। सो अब देख लेते हैं थोड़ा सा पीएनएल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर अपने को चीज़ नज़र आएगी जो मैं आपको बोला था, थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है। अब 110 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया इस साल। कंपनी ने 2024 के अंदर में 112 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, सेल इंक्रीज हुआ है, वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कितने का, सिर्फ 2 करोड़ रुपए का, राइट। यहाँ पर जबकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा जो है वो 83 करोड़ से 76 करोड़ पे आ गया है। तो मतलब जो एक्सपेंशन जो खर्चा है वो इतना कम कैसे हो गया कंपनी का, तो उसके ऊपर में सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर ये तो तरीका है थोड़ा सा शक की नज़रों से देखने का। दूसरा तरीका एक और है कि कंपनी ने बोला है कि हमारा जो खर्चा जो है जो कम हो गया, जबकि रेवेन्यू उतना ही रहा, तो खर्चा कम हो गया तो हमने जो प्रोडक्ट है उनकी जो रेट है वो कम कर दी, जिसकी वजह से हमारा माल तो खूब बिका है बट रेवेन्यू कम आया, बट प्रॉफिट्स हमारे अच्छे खासे बच गए, क्योंकि जो मटेरियल हम काम में ले रहे हैं रॉ मटेरियल वो इस बार सस्ते में मिल गया हमको। तो यहाँ पर कंपनी ने वो चीज़ बताई अपनी आरएचपी के अंदर में। तो हमने बोला कि यार सस्ते में मिल गया, तो कहीं हडिम्बा तो नहीं खेल रहे हैं कि कौन चेक करने वाला है सस्ते में मिला कि नहीं मिला, बस लिख देते हैं। तो हमने चेक किया तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कम जो रेट्स थे, स्टेनलेस स्टील के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी
नीचे यहाँ पर ट्रेड करते हुए मिले, लगभग 10% के आसपास में मिले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 10% सस्ता ही, पिछले साल 83 करोड़ का 8 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे लगभग 8 करोड़ से ही सस्ते रहे हैं, तो जो कि कंपनी को नेट प्रॉफिट्स में दिखाई दे गए। तो हम लोग मान सकते हैं कि सस्ते की वजह से कंपनी को फ़ायदा हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, जिसकी वजह से कंपनी के पास में जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा बच गया। तो यहाँ पर जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के अंदर में दिखा दिया इसको। दैट्स अगेन ए गुड स्ट्रेटेजी कि माल सस्ता मिल गया तो हमारा ठीक है, पैसा बच गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर है नहीं, बट वो सस्ते की वजह से अच्छा खासा इंक्रीज हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेंगे कंपनी की जो लेटेस्ट डेटा है नेट प्रॉफिट्स है, उसके हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 7 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, 116 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 करोड़, तो ये लगभग कितना बन के आता है, 707 21, तो 17 का पी रेशियो निकल के आता है, 17 का पी रेशियो, दैट इज़ गुड। साथ में ही हम लोग पीबी रेशियो कर देखते हैं, तो 22 करोड़ रुपए की पहले से कंपनी के पास में वैल्यू है, जबकि ज़्यादा ही है इससे, मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा इसके अंदर में वैल्यू है 22 करोड़ से, और 32 करोड़ रुपए और आ जाएंगे, तो 22 करोड़ 32 करोड़, तो 54 करोड़ से यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है, तो 2 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 2 का पीबी, 16-17 का पी रेशियो, दैट इज़ ग्रेट। साथ में काफ़ी सारी कंपनियां इसी सेक्टर में और काम करती हैं। कंपनी ने तो अपने आरएचपी में बोला है कि हमारी कोई वो नहीं है, कोई हम लोग किसी के साथ कंपटीशन के अंदर में नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है हमारा। बट यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स, आप जब पर्टिकुलरली फोर्जिंग का ही तो काम कर रहे हो, मेटल अलग है, फोर्जिंग का तो और भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, लोहे की फोर्जिंग करती हैं और एलॉयज़ की फोर्जिंग करती हैं, आप स्टील की करते हो। तो मार्केट में कंपनियां तो बहुत सारी हैं जो फोर्जिंग का काम करती हैं, तो एक बार उनके साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट उसी के आसपास में आपको वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जितनी फोर्जिंग की जो कंपनी है उनका जो पी रेशियो है वो वेरी कर रहा है। ये 16 का तो इसी के कंपनी का पी रेशियो है, तो यहाँ पर इनका जो वेरी कर रहा है वो 19, 30, 34, 20। सो बेसिकली यहाँ से कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसका की वजह से या फिर पीबी रेशियो की वजह से कंपनी के जो प्राइसेस हैं उनके अंदर में यहाँ से लगभग 50% की उछाल देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर में, और लॉन्ग टर्म के अंदर में भी इस कंपनी के ऊपर में आई एम वेरी पॉजिटिव। सो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छी दिख रही है बेस्ड ऑन द डेटा, क्योंकि सब कुछ एकदम सही लग रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है आपके साथ में। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इंडस्ट्री की अच्छी खासी डिमांड बनी रह सकती है, ऐसा दिख रहा है, बिकॉज स्टेब्लिश्ड कंपनी है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं बाकी नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके लें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।